क्या ये विचार कभी मन में आया है कि बाहर चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, इमारतों के अंदर का मौसम हमेशा इतना सुखद कैसे रहता है? इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि विशुद्ध गणित है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मैकेनिकल और HVAC प्रोफेशनल्स के उस मास्टर टूल किट का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं, जो हमारे आसपास के तापमान को बिल्कुल सटीक बनाए रखता है। चलिए, बिना किसी देरी के इस छिपे हुए विज्ञान यानी इंजीनियर के ब्लूप्रिंट की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या है। सबसे पहले माप की भाषा, उसके बाद साइजिंग के सुनहरे नियम, फिर हम देखेंगे हीट एक्सचेंजर्स की व्याख्या और अंत में चिलर की संरचना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, माप की भाषा। अब स्क्रीन पर दिख रही इस टेबल को देखिए। ये कोई बोरिंग गणित का पाठ नहीं है। सच कहूं तो ये एक ट्रांसलेशन की है। जटिल मैकेनिकल ब्लूप्रिंट्स को समझने के लिए इसका होना बिल्कुल जरूरी है। जैसे 1 मीटर को 3.28 फीट में या 1 घन मीटर को 35.28 घन फीट में बदलना, मतलब मापन में जरा सी भी चूक हुई और पूरे सिस्टम का डिजाइन पूरी तरह से गड़बड़ा सकता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए वेग यानी वेलोसिटी का उदाहरण लेते हैं। जो चीज़ मीट्रिक सिस्टम में 1 मीटर प्रति सेकंड जैसी छोटी और सीधी लगती है, वही इंपीरियल सिस्टम में अचानक 197 फीट प्रति मिनट बन जाती है ना? हैरानी की बात। नंबर्स का ये बड़ा उछाल साफ दिखाता है कि अलग अलग रीजनल इंजीनियरिंग भाषाओं के बीच डेटा को सही से ट्रांसलेट करना कितना ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन इन सारे कन्वर्सेशंस के बीच एक नंबर ऐसा है जो सच में गेम चेंजर है, और वो है 12,000 BTU पर आवर। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। इसे ऐसे समझिए, इतनी ऊर्जा 24 घंटे के अंदर 1 टन बर्फ को पूरी तरह से पिघलाने की ताकत रखती है। बिल्कुल सही सुना, और यही वो मुख्य आधार है जिस पर हमारी सारी जरूरी HVAC कूलिंग लोड कैलकुलेशंस टिकी होती हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, साइजिंग के सुनहरे नियम। तो सबसे अहम बात यह है कि हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन या TR को बिल्कुल सटीक तरीके से समझें। जैसा कि अभी बात की, 1 TR की कूलिंग कैपेसिटी 12,000 BTU पर आवर या 3.517 किलोवाट के बराबर होती है। चाहे एयर हैंडलिंग यूनिट्स का साइज तय करना हो या बड़े बड़े चिलर्स का, ये मीट्रिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी से पूरे सिस्टम की असल ताकत मापी जाती है। चलिए इस थियोरी को एक असली जगह पर लागू करके देखते हैं। मान लेते हैं कि 500 स्क्वायर फीट का एक आम सा ऑफिस है। अब इसमें 30 BTU पर आवर का हीट लोड फैक्टर गुणा करते हैं, तो नतीजा क्या आया? 15,000 BTU पर आवर। अब इसे हमारे उस मैजिक नंबर 12,000 से डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाता है 1.25 TR। बस हो गया। यह आसान सा थंब रूल पल भर में बता देता है कि उस स्पेस को ठंडा रखने के लिए ठीक कितनी कैपेसिटी की मशीन लगेगी। अब बात सिर्फ मशीन के साइज की नहीं है, पानी को पाइप्स के जरिए सही जगह तक पहुंचाना भी तो जरूरी है ना। यहाँ ये फॉर्मूला काम आता है। अगर फ्लो 5 लीटर प्रति सेकंड है, हेड 20 मीटर है और दक्षता 0.75 है, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आती है Q गुणा H गुणा 9.81, और इसे दक्षता और 1000 के गुणनफल से डिवाइड करते हैं। नतीजा 1.31 किलोवाट की पंप पावर। ये सटीक गणित पक्का करता है कि पानी पूरे सिस्टम में बिना किसी रुकावट के दौड़ता रहे। अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर पहुंच गए हैं, हीट एक्सचेंजर्स की व्याख्या। अभी तक हमने जो गणित देखा वो असल में बड़ी बड़ी मशीनों के लिए काम करता है। कूलिंग, वेंटिलेशन और हीट रिकवरी के लिए अलग अलग तरह के इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। जरा इन 8 अलग अलग प्रकारों पर नजर डालिए। साधारण कॉइल और शेलन ट्यूब से लेकर अडियाबैटिक और रन अराउंड कॉइल तक वैरायटी देख रहे हैं। इनमें से हर एक का अपना एक खास डिजाइन और रोल होता है, जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जरूरतों को पूरा करता है। और इन मशीनों के अंदर बहने वाले लिक्विड को कौन कंट्रोल करता है? वाल्व। इस चार्ट से स्थिति एकदम साफ हो जाती है। चिलर लाइन पर लगे वाल्व्स को हम उनके मेन काम के हिसाब से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ वो वाल्व है जो फ्लो और सेफ्टी को कंट्रोल करते हैं ताकि सिस्टम सुरक्षित रहे, और दूसरी तरफ वो वाल्व हैं जो मेंटेनेंस और सिस्टम को आइसोलेट करने के काम आते हैं। फाइनली हम अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन में आ गए हैं, चिलर की संरचना। तो चिलर के सफर में सबसे पहले आता है बैलेंसिंग वाल्व। ये असल में एक बहुत ही क्रिटिकल फ्लो रेगुलेटर है, जिसे मुख्य रूप से रिटर्न लाइन पर स्थापित किया जाता है। अब ये बैलेंसिंग वाल्व करता क्या है? ये चिलर के अंदर पानी का फ्लो एकदम परफेक्ट रखता है। ये मैनुअल भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी।
इसका मेन काम है डेल्टा टी को मेंटेन करना, यानी सप्लाई और रिटर्न के बीच के तापमान का अंतर। इसे इवेपोरेटर आउटलेट के ठीक बाद फिट किया जाता है ताकि फ्लो हर जगह बराबर बटे और सिस्टम अपनी फुल एफिशिएंसी पर काम करे। आगे बढ़ते हैं उन कंपोनेंट्स की तरफ जो सिस्टम के बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं सेफ्टी इंटरलॉक्स की, खासकर बाईपास वाल्व और फ्लो स्विच की। इनके बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये दोनों मैकेनिज्म पर्दे के पीछे कितनी खामोशी से काम करते हैं ताकि कोई बड़ा फेलियर ना हो। जब टर्मिनल बंद होते हैं तो डिफरेंशियल प्रेशर बाईपास वाल्व अत्यधिक दबाव को बनने से रोक देता है, और वहीं अगर कभी अचानक पानी का फ्लो रुक जाए तो पैडल या इलेक्ट्रॉनिक फ्लो स्विच तुरंत खतरे को भांपकर चिलर को ट्रिप कर देता है। सच में एकदम शानदार सिस्टम है। अब आते हैं उन गुमनाम हीरोज पर जो सिस्टम की लंबी उम्र तय करते हैं, हमारा मेंटेनेंस हार्डवेयर। इसमें आते हैं एयर वेंट और ड्रेन वाल्व्स। इनकी प्लेसमेंट कोई इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि बहुत सोच समझकर तय की जाती है। एयर वेंट वाल्व को पाइपिंग के सबसे ऊंचे हिस्से पर लगाया जाता है ताकि वहां फंसी हवा के बुलबुले आसानी से बाहर निकल सकें। दूसरी तरफ ड्रेन वाल्व बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। क्यों? ताकि ग्रेविटी की मदद से पूरे सिस्टम को फ्लश और साफ किया जा सके। ये छोटी सी प्लानिंग रोजमर्रा के मेंटेनेंस को बेहद आसान बना देती है। तो इन सब तकनीकी बातों को जानने के बाद एक सवाल तो जहन में आता ही है। अगली बार जब एसी ऑन होगा और वो ठंडी हवा का झोंका महसूस होगा, जरा सोचिए उस एक पल के लिए पर्दे के पीछे कितनी सारी अनगिनत कैलकुलेशंस और कितने ही सटीक वाल्व्स एक साथ परफेक्ट सिंक में काम कर रहे होंगे। इसी साइलेंट लेकिन पावरफुल इंजीनियरिंग का जश्न मनाते हुए आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये सफर दिलचस्प रहा होगा।